गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग आगे बढ़ते हैं। कल हम लोग कहाँ से फिनिश किए थे? विधान परिषद के निर्माण से। तो उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा सा रिवाइज करेंगे हम लोग। विधान परिषद का निर्माण कैसे होता है? विधान परिषद का निर्माण अनुच्छेद 169 में है। कौन करता है? अंतिम रूप से संसद करती है। प्रक्रिया हम लोगों ने कल चर्चा की थी। विधान परिषद के निर्माण का जो प्रस्ताव है कहाँ लाया जाएगा? विधानसभा में। और इसको पारित करना होगा। बहुमत कौन सा लगेगा यहाँ? विशेष बहुमत से। विशेष बहुमत क्या होता है? इसमें दो कंडीशंस फुलफिल करनी होती हैं। एक तो कुल सदस्य संख्या का बहुमत या कुल सदस्यता का बहुमत प्लस उपस्थित और मत देने वालों का 2/3। उपस्थित और मत देने का 2/3। ये विशेष बहुमत से पारित करेंगे और फिर भेजा जाएगा कहाँ? संसद में। और संसद साधारण बहुमत से प्रस्ताव को पारित कर देगी। पारित करते ही वहां पर विधान परिषद का निर्माण हो जाएगा। निर्माण और उत्सादन, तो अगर इसको खत्म करना है विधान परिषद को, उत्सादन भी इसी प्रक्रिया से होता है। उत्सादन मतलब खत्म करना। कौन करेगा? संसद ही कर सकती है। प्रस्ताव विधानमंडल के द्वारा पारित। विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव। जब ये संसद में जाएगा तो इसको पारित करके विधान परिषद को खत्म कर दिया जाएगा। जब विधान परिषद के बारे में इतना जान रहे हैं तो इसके कितने राज्यों में है ये? तो इस समय विधान परिषद 6 राज्यों में है। फर्स्ट, एक तो यूपी में है और बिहार में है, दोनों बगल बगल में है। दो महाराष्ट्र और कर्नाटक, ये बगल बगल में है। और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये एक दूसरे से अलग होकर बने हैं। आंध्रा से अलग होकर तेलंगाना बना है। तो ऐसे 6 याद कर लेंगे, 6 राज्यों में है। तो ये हो गया विधान परिषद के बारे में। अब हम लोग देखते हैं कि जो कानून बनाने की प्रक्रिया है वो कैसे होती है। विधि निर्माण प्रक्रिया। राज्यों में ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन, LATION। देखिए, कोई विधि बनती है उसके 3 चरण होते हैं। पहला चरण होता है इसमें, एक तो हो सकता है कि विधानसभा में प्रस्तुत किया जाए। विधानसभा में प्रस्तुत किया गया।
फिर यहाँ से पारित होगा तो कहाँ जाएगा? अगर विधान परिषद है तो विधान परिषद में जाएगा। इसको हम ए नाम रखते हैं। तो पहला प्रोसेस ये हो सकता है, इस विधि से बना सकते हैं। अब विधान परिषद में आया तो ये विधान परिषद में दो ऑप्शन इसके पास होते हैं। एक तो ये एक्सेप्ट कर ले, मतलब जो आया है उसको पारित कर दे। पारित कर दिया तो राज्यपाल के पास जाएगा। सारे बिल राज्यपाल के पास ही जाएंगे और राज्यपाल ने क्या किया? अनुमति दे दी और अनुमति देते ही कानून बन गया। राज्यपाल के पास भी विकल्प है, वो हम लोग चर्चा कर चुके हैं। ठीक, एक तो एक्सेप्ट कर लिया, दूसरा हो सकता है यह रिजेक्ट कर दे। अगर ये रिजेक्ट कर दिया तो ऑप्शन क्या है? फिर विधानसभा पुनः पारित करेगी। फिर इसके पास आएगा, किसके पास? फिर विधान परिषद आएगा। अब विधान परिषद के पास विकल्प, चाहे वो एक्सेप्ट करे मतलब पारित कर दे, चाहे रिजेक्ट करे, चाहे जो करे, ये इसके बाद पारित मान लिया जाएगा। विधान परिषद के पास चाहे जो करे उसको माना जाएगा, पारित मान लिया जाएगा। और इसके बाद जाएगा राज्यपाल के पास। तो वह राज्यपाल सहमति देगा और कानून बन जाएगा। ये हो सकता है, एक्सेप्ट किया, रिजेक्ट किया। एक ये भी हो सकता है कि विधान परिषद संशोधन करके, उस बिल में संशोधन करके, यहाँ बिल प्रस्तुत किया गया था, याद रखेंगे, संशोधन करके बिल को पारित कर दिया गया। क्योंकि संशोधन से हुआ है तो इसके बाद ये विधानसभा जाएगा। अमेंडमेंट हुआ तो वापस विधानसभा में आएगा। अब विधानसभा में जब आएगा तो हो सकता है, तो ये विधानसभा में आएगा, विधानसभा इसको पारित कर देगी। पारित किया, पारित होने के बाद जाएगा राज्यपाल के पास। राज्यपाल अनुमति दे देगा, कानून बन जाएगा। ये है प्रक्रिया यहाँ पर। एक प्रोसेस दूसरा ये भी है। मान लीजिए कि विधेयक विधान परिषद में प्रस्तुत किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया, पेश किया गया, तो यहाँ से पारित हो गया। फिर ये विधानसभा में पहुंचेगा। जब ये विधानसभा में आएगा तो विधानसभा के पास दो विकल्प हैं। अगर पारित कर दिया तब तो राज्यपाल के पास गया और सीधा प्रोसेस अनुमति वाला। अगर रिजेक्ट कर दिया तो ये बिल खत्म, विधेयक समाप्त हो जाएगा।
तो ये 2 प्रोसेस हैं। यहाँ पर एक चीज़ याद रखेंगे, डेडलॉक की स्थिति में यहाँ पर राज्यों में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, जैसे कि संसद में। एक स्थिति यहाँ ये बन सकती है, जिसे हम लोगों ने यहाँ पे चर्चा की, 3 स्थितियाँ हो गई, एक और स्थिति बना सकते हैं हम यहाँ पे बनेगी। विधान परिषद के पास आया, विधान परिषद ने 3 माह तक कोई एक्शन नहीं। तो विधानसभा फिर पारित करेगी। विधानसभा पुनः पारित करेगी उसी विधेयक को, और फिर आएगा इसके पास, परिषद के पास। और यह अधिकतम हो सकता है पारित कर दे, तो अच्छी बात है। पारित तो ओके, फिर तो ठीक है। मान लीजिए पेंडिंग रखती है, तो 1 माह से ज़्यादा पेंडिंग नहीं रख पाएगी। 1 माह की अवधि समाप्त होते ही विधेयक स्वतः पारित मान लिया जाएगा। और फिर जाएगा राज्यपाल के पास, क्योंकि कोई भी विधेयक कानून बनने के लिए राज्यपाल की अनुमति अनिवार्य है। इसीलिए यहाँ पर एक बात और नोट कर सकते हैं हम लोग, विधान परिषद किसी विधेयक को अधिकतम 4 महीने तक रोक सकती है। पहली बार 3 महीना, अगली बार 1 महीना। ये हो गया सामान्य विधेयक के संदर्भ में। और जो मनी बिल होते हैं, धन विधेयक के संदर्भ में क्या है? धन विधेयक में तो क्लियर कट ही 14 दिन का समय मिलता है। धन विधेयक पेश किया जाएगा विधानसभा में, जहाँ पर लोग चुन के आए हैं। केवल विधानसभा में। इसके बाद ये जाएगा विधान परिषद। जहाँ-जहाँ पर है। विधान परिषद अगर आया तो ये 14 दिन तक रोक सकते हैं। इसके बाद स्वतः पारित। ये हो सकता है कि विधान परिषद सुझाव दे दे, लेकिन ये सुझाव विधानसभा मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, तो विधानसभा बाध्य नहीं, तो उसी स्थिति में पारित माना जाएगा जैसे कि विधानसभा ने पारित किया था। तो ये हो गया हमारा जो राज्य विधानमंडल था वो। हम लोग शुरू करते हैं आगे न्यायपालिका।
सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जो प्रावधान हैं, इसका पहले हम देखते हैं गठन कैसे हुआ है। तो भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, पहली बात। एक सुप्रीम कोर्ट। ये सब है अनुच्छेद 124 में। अनुच्छेद 124। और भारत में एक सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? दिल्ली में। सुप्रीम कोर्ट हमने समझ लिया यहाँ पर। तो इसमें कितने न्यायाधीश होते हैं? शुरू में कितने थे? संविधान जब शुरू हुआ तब व्यवस्था थी एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 7 जज थे उस समय। वर्तमान स्थिति क्या है? वर्तमान स्थिति है एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 33 अन्य जज। सीजीआई क्या है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यह भारत के मुख्य न्यायाधीश। इस समय कौन है? BR गवई। हम देख रहे हैं नवंबर 2025। इनके बाद कौन बनेंगे? सूर्यकांत जी बनेंगे। ये नेक्स्ट सीजीआई है, नवंबर में ही 24 नवंबर को बनेंगे। ये हो गया इसका गठन सुप्रीम कोर्ट का। गठन हो गया। अब हम देखते हैं अगर योग्यता क्या चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो योग्यता क्या होनी चाहिए? एक तो भारत का नागरिक होना ही चाहिए हर स्थिति में। दूसरा, क्वालिफिकेशन 5 साल हाई कोर्ट जज, या 10 साल की वकालत की हो। तो ये अगर योग्यताएं हैं तो जज बन सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। अल्टीमेटली कोई जूरिस्ट है तो कोई बात ही नहीं है। नेक्स्ट क्या है? इनकी शपथ को लेकर के। शपथ को इंग्लिश में बोलते हैं ओथ। शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति दिलवाता है। और शपथ का उल्लेख कहाँ है? कौन सी अनुसूची में है? तीसरी अनुसूची में। सभी लोगों की शपथ इसी में लिखी हुई है, उसी को पढ़ के करना होता है। नेक्स्ट क्या है?
शपथ से पहले हमें नियुक्ति देखना था, लेकिन हम अब देख लेते हैं। नियुक्ति मतलब अपॉइंटमेंट। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम की सलाह से। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम की सलाह से। कोलेजियम क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट। इसमें 5 जज होते हैं। कितने जज होते हैं? 5। 5 SC फॉर सुप्रीम कोर्ट। इन 5 जजों में एक होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 वरिष्ठतम जज। वरिष्ठतम मतलब सीनियरिटी के हिसाब से होता है। 4 वरिष्ठतम जज ये अनुशंसा करते हैं अपॉइंटमेंट की, तो जज नियुक्त होते हैं। यहां पर अगर सीजीआई की अनुशंसा लेकिन जब होती है, सीजीआई की नियुक्ति के बारे में, इसमें जो सीजीआई मौजूदा सीजीआई होता है वो रिकमेंड करता है। मौजूदा सीजीआई आगामी सीजीआई के बारे में रिकमेंड करता है। रिकमेंड करता है या अनुशंसा करता है? जैसे इस समय सीजीआई हैं BR गवई साहब, और उन्होंने रिकमेंड किया था सूर्यकांत जी को। इसमें कोलेजियम की भूमिका नहीं होती है जब सीजीआई की नियुक्ति के मामले में, और ये वरिष्ठतम सदस्य को ही बनाया जाता है। परंपरा है वरिष्ठतम न्यायाधीश को बनाने की। कोलेजियम के बारे में एक और चीज हमें याद रखनी चाहिए, यह भारत का इनोवेशन है। यह भारतीय न्यायपालिका का, भारत का क्यों? भारतीय न्यायपालिका का नवाचार है। मतलब ऐसी व्यवस्था कहीं और नहीं है, और ये संविधान में भी उल्लिखित नहीं है। कोलेजियम का जो उल्लेख है संविधान में उल्लिखित नहीं है, ये भी याद रखेंगे। तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम की सलाह से, और सलाह होती है बाध्यकारी राष्ट्रपति के लिए। नियुक्ति हो गई। अब इनके बारे में देखते हैं, इनका जो वेतन है, वेतन, भत्ता, पेंशन। इनका वेतन, भत्ता और जो पेंशन है वो 2.5 लाख है इस समय वेतन। लेकिन यह भारित होता है भारत की संचित निधि पर। भारत की संचित निधि पर भारित होता है। भारित होने का मतलब होता है ये जो पैसा होता है इनका, इनका जो ये फंड है, वेतन भत्ता और पेंशन आदि का जो धन है, इस पर वोट नहीं होता है संसद में, जो हम लोगों ने बजट में पढ़ा था। प्लस इसके बारे में एक और चीज क्या है कि इनके जो वेतन भत्ते और पेंशन है, इसमें कटौती नहीं की जा सकती है। पद पर रहते हुए कटौती नहीं कर सकते। पद मुक्ति अगर हम जानें इनके बारे में कि पद मुक्ति कैसे होती है, तो
पद मुक्ति पहला तरीका तो होता है इस्तीफा का। इस्तीफा किसको देंगे? राष्ट्रपति को। जिसने नियुक्त किया है उसी को इस्तीफा देंगे। दूसरा हो सकता है पद मुक्ति, इनको पद से रिमूवल। महाभियोग द्वारा, इम्पीचमेंट। महाभियोग शब्द का प्रयोग तो नहीं किया गया है संविधान में इनके लिए, लेकिन बोलते हैं व्यवहार में ऐसा। तो महाभियोग द्वारा अगर हटाना है तो आधार क्या होगा? 2 आधार होते हैं इनके हटाने के लिए। एक तो होता है प्रूव्ड मिसबिहेवियर, साबित कदाचार। प्रूव्ड मिसबिहेवियर। मिसबिहेवियर क्या होता है ये संविधान में नहीं बताया गया है। दूसरा हो सकता है अक्षमता। इनकैपेसिटी हो सकता है मेंटल इनकैपेसिटी हो सकता है शारीरिक हो, तो दोनों हो सकती हैं, जो भी हैं। तो इन आधारों पर प्रस्ताव लाया जाएगा। तो ये जो प्रस्ताव लाया जाएगा संसद में, तो संसद में इसकी जांच होगी और जांच में यहाँ संसद में जो पारित किया जाएगा जांच के बाद, ये विशेष बहुमत से पारित किया जाएगा। दोनों सदनों द्वारा। विशेष बहुमत 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, उपस्थित और मत देने वाले, प्लस कुल सदस्य संख्या का बहुमत। ये 2 शर्तें होती हैं। इसके बारे में ऊपर हमने चर्चा भी की। इसे पारित करेंगे और ये पारित होने के बाद राष्ट्रपति आदेश जारी करके पद मुक्त कर देगा। ये हो गया तरीका महाभियोग द्वारा। दूसरा हो सकता है रिटायरमेंट, आयु पूरी हो जाए तो ये 65 साल की उम्र तक पद पर रहते हैं। अमेरिका में क्या है, ताउम्र है, हमेशा जब तक मरेंगे नहीं तब तक रहता है। ये 65 साल की आयु तक पद पर रहते हैं, इसके बाद रिटायर हो जाते हैं। तो ये हो गया 65 साल की उम्र। यहाँ एक चीज नोट में लिख सकते हैं, जज बनने के लिए कोई न्यूनतम उम्र नहीं है। आपस में कुछ फिक्स कर रखा है 45 साल का, वो अलग बात है, बट वैसी कुछ है नहीं खास कि हाँ उसको मानना बाध्यकारी है। तो ये हो गया पद मुक्ति के बारे में। अब कुछ विशेष जो प्रावधान है, जैसे एक्टिंग चीफ जस्टिस, ये मान लीजिए सीजीआई छुट्टी पर है, सीजीआई की अनुपस्थिति में काम देखते हैं,
इनकी नियुक्ति भी कौन करेगा? प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंटेड, अपॉइंटेड मतलब नियुक्ति। 126 आर्टिकल में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है एड हॉक जज। एड हॉक जज की इनकी भी नियुक्ति होती है। कौन करेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कब करेगा? जब कोरम पूरा ना हो। लेकिन ये राष्ट्रपति की सहमति से। कहां से करेगा या किनको करेगा? हाई कोर्ट के जज को, जो काम कर रहे हैं, वर्किंग हैं, रिटायर वाले नहीं, वर्किंग। एडहॉक जज बनाया जाएगा और ये जज जब काम करेगा सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह तो इसको सभी शक्तियां प्राप्त होंगी। एक और है रिटायर्ड जजेस की नियुक्ति। सुप्रीम कोर्ट में अगर काम बढ़ जाए, वर्क बर्डन ज्यादा हो गया, तो इसके लिए रिटायर्ड जजेस की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। कौन करेगा? सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति की सहमति से। क्योंकि सैलरी कौन देगा? राष्ट्रपति ही देगा, सहमति तो उसकी लेनी ही पड़ेगी ना, जो वेतन भत्ता इनको देगा। तो ये रिटायर्ड जज, यहाँ पर ये कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिटायर्ड जज की नियुक्ति का प्रावधान कहाँ है, एडहॉक जज की नियुक्ति का प्रावधान कहाँ है, तो ये सुप्रीम कोर्ट में है। क्योंकि एक नोट में यहाँ लिख लेंगे यहीं पर, हाई कोर्ट में एडिशनल जज की नियुक्ति होती है। जज मतलब न्यायाधीश। तो ये हो गए जज। अब हम देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां। सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां, पावर्स क्या है? पहला है सर्वोच्च न्यायालय का रिट जुरिडिक्शन, रिट जुरिडिक्शन, रिट क्षेत्राधिकार। ये हम पढ़ चुके हैं फंडामेंटल राइट में। कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 32 में। और इसके तहत 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है, केवल एफआर के मामले में, फंडामेंटल राइट के मामलों में, अन्य मामलों में नहीं। अन्य मामलों में रिट जारी करने का अधिकार, रिट जारी करने का अधिकार संसद दे सकता है।
5 प्रकार के रिट केवल एफआर में जारी करेगा। इसी वजह से इसे मूल अधिकारों का संरक्षक कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकारों का संरक्षक। या एक बात यहां और लिख लेंगे, संविधान का संरक्षक। या संविधान की अंतिम व्याख्या करने वाला। की अंतिम व्याख्या करने वाला। ये तीनों चीजें हैं, किसको प्राप्त है? सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। या सुप्रीम कोर्ट को। ये हम पढ़ चुके हैं, तो डिटेल में यहाँ डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है इसका जुडिक्शन, आरंभिक क्षेत्राधिकार। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। ओरिजिनल जुडिक्शन, DICT। आरंभिक क्षेत्राधिकार क्या होता है? पहले तो देखते हैं, ये अनुच्छेद 131 में है। ये होता क्या है? जहां पहला केस, मतलब केस की सुनवाई, पहली हियरिंग जहां होती है, मतलब पहली सुनवाई ही यही होगी। सुप्रीम कोर्ट में। ये कौन से मामले होते हैं? जो केंद्र और राज्य के मध्य जो विवाद होते हैं वो आते हैं। या राज्यों के मध्य विवाद है। विवाद जैसे कोई भी मामला हो सकता है, जैसे कि रेवेन्यू का मामला है, तो एक तरफ केंद्र सरकार हो गई, केंद्र सरकार ने केस कर दिया किसी मामले में, किसके खिलाफ? राज्य के खिलाफ। तो केंद्र सरकार बनाम मध्य प्रदेश राज्य। ये हो सकता है कि राजस्थान बनाम उत्तर प्रदेश, हो सकता है कोई मामला। तो ये सीधे जो राज्यों के बीच मामले होंगे, ये सीधे कहाँ सुने जाएंगे? ये सीधे सुप्रीम कोर्ट में सुने जाएंगे, ना हाई कोर्ट ना लोअर कोर्ट। यही है आरंभिक क्षेत्राधिकार। तीसरा है अपीलेट जुरिस्डिक्शन, अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलेट जुरिस्डिक्शन। अपीलेट जुरिस्डिक्शन में 3 चीजें आती हैं। एक आता है सिविल मामलों में अपील, सिविल मामलों में। एक होता है क्रिमिनल मामलों में। और फिर होता है संवैधानिक मामलों में। ठीक है। तो सिविल मामलों में ये जो होता है, जैसे हाई कोर्ट के सिविल मामले, हाई कोर्ट के सिविल केसेस
के यहां पर होती है अपील हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ। सिविल मामलों में, आपराधिक मामलों में भी हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ, और यहां पर भी हाई कोर्ट। लेकिन ये जो संवैधानिक मामलों में है, ये जुरिडिक्शन है अनुच्छेद 132 में, और सिविल मामलों में जो अधिकार है अनुच्छेद 133 में, और आपराधिक मामलों में अनुच्छेद 134 के तहत। संवैधानिक मामलों में जहां पर संविधान के इंटरप्रिटेशन की जरूरत पड़ती है, संविधान की व्याख्या के लिए। आपराधिक मामले जैसे जहां पर जैसे रेप है, मर्डर है, डकैती है। सिविल डिस्प्यूट कौन से होते हैं? जैसे जमीन का मामला है, प्रॉपर्टी बंटवारा है, या शादी के जुड़े हुए मामले हैं, ये सारे सिविल मामलों में आते हैं। तो यहाँ आर्टिकल याद रखेंगे, तीनों। तो ये हो गया अपीलेट जुडिक्शन। चौथा है परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। एडवाइजरी जुडिक्शन अनुच्छेद 143 में, राष्ट्रपति को सलाह देता है। किसको सलाह देना है? राष्ट्रपति को सलाह। तो होता क्या है, यहां पर समझ लेते हैं। राष्ट्रपति सलाह मांगता है, सर्वोच्च न्यायालय सलाह दे सकता है और नहीं भी दे सकता है। दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। मतलब ये हुआ सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। कई बार वापस भी किए हैं। जैसे राम मंदिर का मामला रेफर हुआ था, राष्ट्रपति ने राम मंदिर के मामले में सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांगी थी, तो सर्वोच्च न्यायालय ने मना कर दिया था, बाध्य नहीं है। उसी प्रकार से मान लो इन्होंने सलाह दे दी, तो राष्ट्रपति, देखिए सलाह कभी बाध्यकारी नहीं होती है। कभी का मतलब, फिलहाल यहाँ के रेफरेंस में चलते हैं, क्योंकि देखिए अभी हम लोग पीएम वाले में जब पढ़ते हैं, पीएम और राष्ट्रपति के बीच वहां बाध्यकारी बनाई गई है। यहाँ राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है।
ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। नेक्स्ट, कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान जैसे 4। 5वां क्या कर सकते हैं, जो कंटेम्प्ट की शक्ति है, सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होता है। ये क्या होता है, अनुच्छेद 129 में लिखा हुआ है क्या, कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा। एक अभिलेख न्यायालय है। इसी तरह से हाईकोर्ट भी एक अभिलेख न्यायालय होता है। मतलब ये, इसके जो आदेश होते हैं, आदेशों को एविडेंस के रूप में माना जाएगा। ये नहीं है कि इसको हम नहीं मानेंगे, इसको मानना पड़ेगा सभी के लिए। इसी में प्रावधान किया गया आर्टिकल 129 में कंटेम्प्ट का, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट को दंड देने का भी अधिकार है। दंड तो वैसे देता ही है, लेकिन कैसे, तब जब कोई उसके आदेशों की अवहेलना करता हो। जब कोई उसके आदेश की अवहेलना करता हो, तो इसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाता है। और इसके लिए एक कानून बना है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट। 1971, उसमें सारी बातें लिखी हुई हैं, इसी के तहत बनाया गया है। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पावर भी अनुच्छेद 129 में लिखी हुई है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बोलते हैं न्यायालय की अवमानना। हिंदी में क्या होगा इसका, अगर कोई उसके आदेश की अवमानना करता है तो उसे दंड की शक्ति भी प्राप्त है। नेक्स्ट क्या है, एक और बात अलग से है अनुच्छेद, जो इससे जुड़े हुए कुछ अनुच्छेद है, जैसे अनुच्छेद 142। इसमें क्या है, संपूर्ण न्याय करने की शक्ति प्राप्त है। संपूर्ण न्याय की शक्ति मतलब संपूर्ण न्याय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट कोई भी आदेश दे सकता है। जैसे राम मंदिर वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 की ही शक्तियों का प्रयोग करते हुए जो है मस्जिद बनाने के लिए जमीन का अलॉटमेंट किया है। मस्जिद के लिए जमीन आवंटन
आदेश दिया था। ऐसे ही एक अनुच्छेद है 136, स्पेशल लीव टू अपील। अपील दाखिल करने के लिए विशेष छूट दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट विशेष छूट दे सकता है किसी को, किसी भी मामले में। क्योंकि कई बार क्या होता है कि किसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं हो सकती, ये कानून में लिखा होता है, लेकिन अनुच्छेद 136 की शक्ति का प्रयोग करते हुए वह किसी को भी कह सकता है कि नहीं, तुम अपील दाखिल कर सकते हो। अगला एक महत्वपूर्ण आर्टिकल है अनुच्छेद 137। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट को अपने निर्णयों की समीक्षा का अधिकार प्राप्त है। मतलब वह समीक्षा का अधिकार प्राप्त है, मतलब सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णयों को परिवर्तित कर सकता है, बदल सकता है अगर कुछ गड़बड़ हुआ है तो। प्लस यहां पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि संवैधानिक कोर्ट जो बैठती है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट संवैधानिक पीठ में जज कितने होते हैं? ये संविधान में लिखा हुआ 5 जज तो होंगे ही होंगे संवैधानिक पीठ में, न्यूनतम। पीठ का मतलब होता है कि बेंच, इंग्लिश में होता है बेंच। तो पीठ जो बेंच होती है, कोई भी जब बेंच आप सुनेंगे तो बेंच के प्रकार होते हैं, सिंगल बेंच बोलते हैं, फिर बोलते हैं डीबी, डिवीजन बेंच। इसका मतलब होता है यहाँ पर एक जज है और यहाँ पर 2 जज हैं। संवैधानिक पीठ में न्यूनतम 5 जज होंगे। यहीं पर नोट कर लीजिए अभी तक की सबसे बड़ी पीठ कब बैठी है। अभी तक की सबसे बड़ी बेंच या पीठ 13 जज की बैठी थी। कब? 1973 में। मामला कौन सा था? केशवानंद भारती मामले में। और उस समय पूरी कोर्ट ही थी, 13 जज ही थे सुप्रीम कोर्ट में, तो सारे जज ही बैठ गए थे। तो ये हो गया सुप्रीम कोर्ट के बारे में बातें जो एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से आवश्यक थी। इसी के साथ हम लोग खत्म करते हैं सुप्रीम कोर्ट। कल हम लोग फिर देखेंगे हाई कोर्ट एंड लोअर कोर्ट। थैंक यू।